नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं वैचारिक पृष्ठभूमि में मार्क्सवाद कि मार्क्सवाद क्या है, कहाँ से आया, इन सभी तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मार्क्सवाद का प्रमुख परिचय, मार्क्सवादी विचारक कौन है, किसने ये विचारधारा चलाई, मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांत जिसमें मार्क्सवाद की अवस्थाएं जिसमें आदिम साम्यवाद, दास व्यवस्था, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, इन सभी विचारधाराओं का हम अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं कि मार्क्सवाद क्या है, कहाँ से आया, किस प्रकार मार्क्सवाद का प्रारंभ हुआ। साम्यवाद या मार्क्सवाद, साम्यवाद कहो या मार्क्सवाद, दोनों एक ही विचारधारा के नाम हैं, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। इसके इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई आधार है। इसे मार्क्सवाद, इसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स ने इस विचारधारा को चलाया। कार्ल मार्क्स के नाम के कारण ही इसे मार्क्सवाद कहा जाता है, जबकि साम्यवाद, कम्युनिज्म इसीलिए कि इस विचारधारा का अंतिम उद्देश्य जिस आदर्श व्यवस्था में पहुंचना है उसका नाम साम्यवाद है। वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद नामों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि इसे समाजवाद के दो अन्य रूपों में स्वप्नदर्शी समाजवाद तथा विकासवादी समाजवाद से अलग किया जा सके। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स, विचारक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया। आगे चलकर 1917 ईस्वी में लेनिन ने सोवियत रूस में तथा 1939 ईस्वी में माओ त्से तुंग ने चीन में इस विचारधारा को आधार बनाकर क्रांतियां की तथा नए प्रकार की राजनीतिक प्रणाली का विकास किया। इस दृष्टि से लुकास, लेनिन, माओ त्से तुंग, ग्राम्सी नाम है वैज्ञानिकों के, इनके विचारकों के कॉल्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, अर्नेस्ट फिशर, ब्रेक, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमन, एडर्नो आदि को मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख स्तंभ रूप में देखा जाता है। यानी कार्ल मार्क्स ने इस विचारधारा को चलाया और इन प्रमुख विचारकों ने इसको आगे बढ़ाया। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान मानवेंद्र नाथ रॉय मार्क्सवाद के प्रमुख समर्थकों में शामिल थे। तो प्रश्न यहाँ से बना कि भारत में मार्क्सवाद का प्रचारक कौन था। तो मानवेंद्र नाथ राय ये प्रमुख समर्थक थे मार्क्सवाद के भारत में। वे लेनिन के सलाहकार मंडल के सदस्य भी रहे, किंतु 1940 में उनका मार्क्सवाद से मोहभंग हो गया। यानी मार्क्सवादी विचार के समर्थक थे और लेनिन जो प्रमुख मार्क्सवादी विचारक थे उनके वो समर्थक भी रहे। 1940 में उनका मार्क्सवाद से यानी उनको मार्क्सवाद पसंद नहीं आया और उससे उनको जो लगाव था वह उससे उन्हें घृणा हो गई, उससे वो उनका मोह था वो भंग हो गया तथा उनके विचार कुछ बदल गए। इसी प्रकार कुछ समय तक जवाहरलाल नेहरू पर भी मार्क्सवाद का असर देखा गया, किंतु बाद में स्वयं उन्होंने स्पष्ट किया कि मार्क्सवाद के कम समाजवाद के ज़्यादा नज़दीक हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण जिसमें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, उन पर भी मार्क्सवाद का व्यापक असर था। वर्तमान समय में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि राजनीतिक दलों तथा कई नक्सलवादी व माओवादी संगठनों पर इस विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव नजर आता है। अब मार्क्सवादी विचारधारा है क्या, उसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मार्क्सवाद एक जटिल विचारधारा है जिसमें बहुत से विचार निहित हैं। उन सभी विचारों की समग्रता को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। यानी क्या है, बहुत से विचारकों का आपस में मिला जुला रूप है, उसे मार्क्सवाद कहा गया। मार्क्सवाद के जो तीन अनिवार्य घटक हैं वो हैं द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद, राजनीतिक अर्थशास्त्र और वैज्ञानिक समाजवाद, जिसमें दो प्रमुख सिद्धांत हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद
मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या प्रस्तुत करता है। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मकता के नियम को मानता है, जिसमें उसका दावा है कि प्रकृति और समाज में होने वाले सभी परिवर्तनों के मूल में यही नियम कार्य करता है। इस धारणा के अनुसार प्रकृति की हर वस्तु तथा दुनिया के प्रत्येक समाज में कुछ भीतरी अंतर्विरोध होते हैं, जिसके कारण भीतरवाद और प्रतिवाद में द्वंद्व की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। द्वंद्व यानी एक संघर्ष चलता रहता है प्रकृति में, हर चीज में। इन दोनों के संघर्ष के माध्यम से एक तीसरी अवस्था है संवाद का उद्भव होता है। संवाद वस्तुतः वाद और प्रतिवाद की कुछ विशेषताओं को जोड़कर तथा कुछ छोड़कर एक समझौते की तरह विकसित होता है। आगे चलकर संवाद खुद ही वाद बन जाता है। संवाद यानी जो बातें की जाती हैं, वाद का अर्थ है विचार, एक विचारधारा। तो जो संवाद व्यक्तियों के बीच हुआ वह धीरे धीरे क्या हुआ, एक विचारधारा बन गया तथा उसके विरुद्ध पुनः प्रतिवाद का विकास होता है। वाद, प्रतिवाद तथा संवाद की त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से ही सारा विकास होता है। यानी हमारे मन में किसी कार्य को करने का या समाज में कोई परिवर्तन करने का विचार आया तो हम उस विचार को दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसका विरोध भी होगा, उसको समर्थन भी मिलेगा। तो यही बात प्रतिवाद और संवाद यही है कि उसको विरोध हुआ, वह प्रतिवाद हो गया, संवाद हुआ, उसमें किसी व्यक्ति को मेरे विचार पसंद आए तो उसने उस पर संवाद भी किया, है ना। और संघर्ष उन दोनों के बीच हमेशा चलता ही रहता है। मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इसमें एक बुनियादी ढांचा होता है तथा शेष ऊपरी ढांचे होते हैं। यानी क्या, डीप स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। बुनियादी ढांचा उत्पादन प्रणाली, मेड ऑफ प्रोडक्शन तथा या अर्थव्यवस्था को कहते हैं। उत्पादन प्रणाली से ही समाज का संपूर्ण ढांचा निर्धारित होता है। समाज के शेष सभी ढांचे जैसे सामाजिक मान्यताएं, राजनीति, कला, संस्कृत आदि इसी से निर्धारित होते हैं तथा उत्पादन प्रणाली के बदलने पर वे भी बदल जाते हैं। मार्क्स का दावा है कि हर समाज दो वर्गों तथा यानी क्या है, गरीब और अमीर में विभाजित होता है। मार्क्स कहते हैं कि समाज है जो दो वर्गों में विभाजित है। वो दो वर्ग कौन से हैं, अमीर तथा गरीब। इतिहास के किसी चरण में कुछ व्यक्ति बलपूर्वक उत्पादक संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कठोर मेहनत के बल पर जीवित रहने और शोषण सहने को मजबूर होते हैं। यह शोषण प्राचीन काल से ही शुरू हुआ और बदले हुए रूप में आज तक चल रहा है। इतिहास की व्याख्या का अर्थ यही है कि इन वर्गों के द्वंद्व के माध्यम से युगों के परिवर्तन को समझा जाए। यानी जिसने पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा, ये बिल्कुल सही बात कही है मार्क्सवाद की, जो इतिहास है, समाज क्या है, हमेशा दो वर्गों में विभाजित है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब। तो इतिहास के किसी चरण में कुछ व्यक्ति बलपूर्वक क्या है, अपनी कुछ संपत्तियों के मालिक बन गए और जो मालिक नहीं बन पाए उनको वहां पर उन्होंने कठोर मेहनत और परिश्रम करने के लिए मजबूर किया और उनका शोषण किया। मार्क्स के अनुसार शोषित वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है, वह संगठित होकर हिंसक क्रांति करें, वर्ग चेतना करें। वर्ग चेतना अर्थात अपने वर्ग की वास्तविक स्थितियों तथा हितों का समझ पैदा होने पर शोषित वर्ग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता है। क्या है कि जब मार्क्स कहते हैं कि शोषित वर्ग यानी जिस वर्ग का शोषण हो रहा है, जो वर्ग मजदूर है, श्रमिक है, वो एक साथ एकत्रित होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें और क्रांति करें। जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक समाज में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्रांति की संभावना बनती है। मार्क्सवाद की गांधी जी तथा स्वप्नदर्शी समाजवादियों द्वारा समर्पित हृदय परिवर्तन के विचार में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार यह एक कल्पना, यथार्थ नहीं है। मार्क्सवाद का मानना है कि सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी की धारणा में छिपी है। निजी संपत्ति ही समाज में विषमताएं पैदा करती है, जिसके कारण एक वर्ग में पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी का संचरण होता है,
जबकि दूसरे वर्ग में सभी पीढ़ियां गरीबी व शोषण झेलते रहने को मजबूर होती हैं। उनका कहना है कि जिसके पास संपत्ति है वो क्या है, वो अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए उसी संपत्ति से उसको आगे बढ़ाता है और अमीर से और अमीर होता चला जाता है। और अमीरी क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। और जब जो एक गरीब वर्ग है उसकी पीढ़ियां शोषण का शिकार होती हैं, मजबूर होती हैं, मजदूरी करती हैं, परिश्रम करती हैं और अपने लिए भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाती। जब तक निजी संपत्ति की धारणा का पूर्ण विनाश नहीं होगा तब तक समाज में समानता की स्थापना नहीं हो सकेगी। मार्क्स का दावा है कि क्रांति के बाद समाजवाद तथा साम्यवाद में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा। मार्क्सवाद में निजी संपत्ति की व्याख्या अधिशेष अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति की आय जिसे वह लाभ कहता है वस्तुतः अधिशेष मूल्य या चोरी की आय है। मार्क्सवाद राज्य का विरोध करता है, अतः वह अराजकतावाद का समर्थक है। मार्क्स का दावा है कि राज्य चाहे जैसा भी हो, वस्तुतः वह उच्च वर्ग के धन से संचालित होता है तथा उसी के हितों का पोषण करता है। इसीलिए समानता की अवस्था लाने के लिए राज्य का पूर्ण अंत होना जरूरी है। उसका दावा है कि साम्यवाद में राज्य लुप्त हो जाएगा। मार्क्स ने धर्म का विरोध किया है। उनकी राय में धर्म अफीम के समान है, क्योंकि वह शोषित व्यक्ति को वास्तविक वर्ग शत्रु से संघर्ष करने के स्थान पर अलौकिक सुखों के लिए प्रेरणा देकर भटका देता है। साथ ही वह शोषित व पीड़ित व्यक्ति को विद्रोह या क्रांति की प्रेरणा देने की बजाय शांत रहने, सहनशील बनने तथा भाग्यवादी होने की सीख देता है। वो कहते हैं कि उसमें क्या है, संघर्ष करो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाओ। पर राज्य क्या कहता है, शांति व्यवस्था बनाओ, अपने लिए शांति और सहनशील बनो, भाग्य होगा तो आपको भाग्य में मिल जाएगा वरना नहीं। तो इस तरह की बातें राज्य करता है। इसका परिणाम यह होता है कि शोषित व्यक्ति अपने शोषण, दुख तथा पीड़ा को अपने भाग्य मानकर झेलने लगता है, उनके खिलाफ संघर्ष नहीं करता। मार्क्स की स्पष्ट घोषणा है कि समाजवाद तथा साम्यवाद में धर्म नहीं रहेगा। समाजवाद में धर्म का निषेध होगा, जबकि साम्यवाद में धर्म मनुष्य की चेतना से लुप्त हो चुका होगा। मार्क्सवाद में राष्ट्रवाद का भी विरोध करता है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार राष्ट्रवाद एक मिथ्या चेतना है जो कृत्रिम भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक भावनाओं को उभारकर वास्तविक आर्थिक शोषण से मजदूर वर्ग का ध्यान भटकाती है। मार्क्स राष्ट्रवाद को पूंजीवाद का हथियार मानता है, जिसे पूंजीवाद ने इसलिए उभारा है ताकि मजदूरों को नकली प्रश्नों में उलझाया जा सके। मार्क्स का अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है। क्या है मार्क्सवाद? अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास है, क्योंकि दुनिया भर के मजदूरों की हालत प्राय एक सी है, चाहे वो भारतवर्ष हो या कहीं और अन्य राष्ट्र हो। वहाँ पर क्या है, जो अमीर वर्ग है, उच्च वर्ग है, वो हमेशा शोषण करता है। किसका? निम्न वर्ग का, मजदूरों का, गरीबों का, मध्य वर्ग के व्यक्तियों का। तो क्या मार्क्सवाद क्या है? अंतर्राष्ट्रवाद, यानी सभी राष्ट्रों में जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनकी स्थिति प्राय एक सी ही है। राष्ट्र के आधार पर उसमें कोई अंतर नहीं आता। उसने कहा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। उसने नारा भी यही दिया है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उसका दृढ़ विश्वास है कि पूंजीवाद का चरम विकास होने पर वैश्विक क्रांति होगी, जिससे समाजवाद का उद्भव होगा। मार्क्स के बाद इस विचार को लेकर मार्क्सवादियों में काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लेनिन, स्टालिन, माओ त्से ने अपने अपने तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा के भीतर राष्ट्रवाद को स्वीकार किया है। मार्क्सवाद के समर्थकों का एक वर्ग विवाह और परिवार संस्थाओं का भी विरोधी है, क्योंकि ये संस्थाएं निजी संपत्ति की सुरक्षा और हस्तांतरण के लिए विकसित हुई हैं, न कि प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ऐसे मार्क्सवादियों का स्पष्ट मानना है कि नारी विवाह और परिवार के अंतर्गत शोषित वर्ग हैं, जबकि पुरुष शोषक वर्ग हैं। मानव इतिहास की व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स ने इतिहास की कुछ अवस्थाओं का जिक्र किया है। उसका दावा है कि दुनिया का हर समाज इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरता है। जो अवस्थाएं हैं वो क्या है? आदिम साम्यवाद,
यह सामाजिक जीवन की शुरुआत का समय है, जब न तो निजी संपत्ति की धारणा थी और न ही शोषण की। सभी मनुष्य सामुदायिक जीवन जीते हैं और उनमें बेहद प्राथमिक किस्म का श्रम विभाजन था। इस समय जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण था, क्योंकि मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों तथा पशुओं से हर समय खतरा रहता था और मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता था। उसके बाद आई दास व्यवस्था। दास व्यवस्था में मानवीय सभ्यता का सबसे बुरा दौर था, क्योंकि इसमें शोषक वर्ग ने निम्न वर्ग के मनुष्यों की को संपत्ति बना लिया था। दास और मालिक, इस समय के दो वर्ग थे। दास वर्ग था, एक मालिक वर्ग था। उनको क्या था, निजी संपत्ति समझते थे। किसको? दास को। दास यानी व्यक्ति जो उनके यहाँ सेवक थे, नौकर थे, काम करने वाले व्यक्तियों को, जिनके साथ कुछ भी करना वैध था, यानी कैसा भी व्यवहार करते, कुछ भी करते, वो उनके लिए सही था। यहाँ तक कि दासों को अपनी संतान का अधिकार भी नहीं था। रोम तथा ट्यूटन आदि में यह व्यवस्था स्पष्ट तौर पर विकसित हुई। उसके बाद आया सामंतवाद। सामंतवाद में कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत के साथ ही सामंतवाद का उदय हुआ। इसमें दो वर्ग बने, सामंत और कृषक। कृषकों को दासों की तुलना में ज्यादा अधिकार प्राप्त थे, किंतु उन्हें बेगार करनी पड़ती थी, यानी बेकार के कार्य करने पड़ते थे। युद्ध होने पर सैनिक सेवा भी देनी होती थी। यह व्यवस्था पूरे यूरोप के लगभग सभी देशों में विकसित हुई। उसके बाद आया पूंजीवाद। तो पूंजीवाद में क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति के साथ ही पूंजीवाद का उदय हुआ। इसमें पूंजीपति, बर्जुआ तथा मजदूर सर्वहारा वर्ग दो वर्ग बने, यानी एक वर्ग वो जो शोषण करता है, एक जो अपना करवा रहा है। यानी बर्जुआ जो पूंजीपति हैं वो उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मिल सभी स्थापित किए, और मजदूर वर्ग उसमें जो कार्य किए वो सर्वहारा वर्ग बने। इसमें मजदूरों को अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट की स्वतंत्रता दी गई। सैद्धांतिक तौर पर इस व्यवस्था में उन्हें बेगार नहीं करनी पड़ती, किंतु राज्य की हस्तक्षेप नीति तथा मांग पूर्ति के कठोर नियम के कारण मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय बनी रहती है। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवाद में मजदूरों में एकता और वर्ग चेतना इतनी तेजी से फैलती है और इसी के चरम स्तर पर दुनिया के सभी मजदूर विश्वव्यापी हिंसक क्रांति करके समाजवाद की स्थापना करेंगे। नेक्स्ट है समाजवाद। समाजवाद पूंजीवाद की तुरंत बाद की स्थिति है, जिसे सर्वहारा की तानाशाही भी कहा गया। इस अवस्था में राज्य तो रहता है, किंतु जनसाधारण के पक्ष में होता है। निजी संपत्ति की धारणा खत्म हो जाती है। धर्म को मानना निषिद्ध हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करता है और उसे कार्य के अनुसार उपलब्धियां मिलती हैं। अगला है साम्यवाद। साम्यवाद क्या है? एक अंतिम अवस्था है यहाँ की, जिसे मार्क्स या यूटोपिया स्वप्नलोक भी कहते हैं। यह समाजवाद का अगला स्वाभाविक चरण है, जहाँ राज्य लुप्त हो जाता है, धर्म मानवीय चेतना से हट जाता है। इस अवस्था में न शोषण रहता है, न राष्ट्र, न विवाह या परिवार, न ही किसी प्रकार का अलगाव या अजनबीपन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता रुचि के अनुसार कार्य करता है तथा उसे जरूरत के अनुसार उपलब्धियां भी मिलती हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।